This video is sponsored by Anime.in. Anime.in पहला एनिमे न्यूज चैनल है जो एनिमे से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स सीधा जापान से आप तक पहुंचाता है. सो इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड अबाउट योर फेवरेट एनिमे देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो देम. इनके इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. गो फॉलो देम राइट नाउ. Mandatory hype video. Yes, this video is about Tower of God. Now give me your money. तो अगर एनिमे कम्युनिटी के भीतर अभी कोई ऐसा एनिमे है जिसने कतई तबाही मचा रखी है तो फिर वो यही है, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच अगर आप एक पिन ही गिरा दे तो शायद ऐसा ही इम्पैक्ट होता है. वेल 2020 एनिमे फैंस के लिए कोई बहुत खास साल नहीं है. एनिमे की दुनिया से ज्यादा मनोरंजन सड़कों पर है. एनिमे यूट्यूबर्स का चूल्हा नहीं चल रहा है एंड सो ऑन. बट कोई नहीं, इस वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन में भी क्रंचीरोल की दुकान खुली हुई है जिसमें से हर वीक टावर ऑफ गॉड का एपिसोड निकल कर आ रहा है. एंड आई नो दैट बिकॉज आई वेट फॉर दोस गॉडडैम एपिसोड्स. सो इससे पहले कि मैं प्लॉट, कैरेक्टर्स और अन्य बोरिंग चीजों के बारे में बातें करूं, What an absolute fire that opening sequence is. Like जब मैं पहली दफा फर्स्ट एपिसोड देख रहा था और उसमें ये गाना बजना शुरू हुआ, मैं तब उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था बिकॉज आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द विजुअल्स ऑफ द ओपनिंग सीक्वेंस जो कि बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी में थे. ओवरऑल आर्ट स्टाइल और एनिमेशन उस ओपनिंग सीक्वेंस की बहुत ज्यादा वीक थी और मेरे दिमाग में भी सिर्फ यही सभी चल रहा था. आई वॉज कॉन्स्टेंटली मेकिंग एनालिसिस कि किस तरह ये एक ऑफिशियल ओपनिंग सीक्वेंस बिल्कुल किसी फैन एनिमेशन की तरह लग रहा है. लेकिन जब मैं ये सब सारी फालतू बातें सोच रहा था, इन सभी के बीच दैट ड्रॉप हैपेंड. इस गाने का नाम है टॉप, जिसे गाया है स्ट्रे किड्स नामक एक कोरियन बैंड ने. सो यस, दिस इज अ के-पॉप सॉन्ग इन अ जापानीज एनिमे. एंड डोंट फॉरगेट, इस जापानीज एनिमे का सोर्स मटेरियल भी कोरियन ही है, व्हिच मींस दैट कोरिया इज ट्राइंग टू टेक ओवर एनिमे. ओके, सो आई गेस समय आ चुका है कि हम आपस में लड़ना बंद करें, बिकॉज ये सॉन्ग ऑलरेडी मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट के-पॉप सॉन्ग बन चुका है. फर्स्ट इज ऑब्वियसली गंगनम स्टाइल. और अब इतना खूबसूरत गाना सुनने के बाद मेरा इस के-पॉप की दुनिया में इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड मैं इसमें गोते लगाना जरूर शुरू करूंगा. फिलहाल तो मैं रिव्यू शुरू करता हूँ. टावर ऑफ गॉड एक कोरियन मानवा है, रिटर्न एंड इलस्ट्रेटेड बाय सीयू और SIU. और आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि मानवा होती क्या है. मानवा इज बेसिकली द कोरियन टर्म फॉर मांगा और कॉमिक बुक. मतलब कोरिया के अंदर जो भी कॉमिक बुक लिखी जाती है उसे मानवा कहते हैं एंड टावर ऑफ गॉड इज वन ऑफ देम. सो टावर ऑफ गॉड अब तक सिर्फ वेबटून प्लेटफॉर्म पर ही डिजिटली अवेलेबल थी, बट रिसेंटली इसकी फिजिकल वॉल्यूम्स भी प्रिंट होना और बिकना शुरू हो चुकी है. सो नाउ इट इज राइट अप देयर विद द मांगा बिजनेस. एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो टू बी ऑनेस्ट मैंने इसे ना के बराबर ही पढ़ा है, बिकॉज एट द मोमेंट इसके कुछ 15-20 करोड़ चैप्टर्स अवेलेबल हैं, विच इज इजिली डिमोटिवेटिंग फॉर एनीवन. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इसे कभी पढ़ूंगा ही नहीं. मैं पढ़ूंगा. मैं जल्द ही कोशिश करूंगा इसकी स्टोरी से कैच अप करने की, बिकॉज इस कोरियन मांगा के बखान मैं लिटरली तब से सुन रहा हूँ जब से इसका एनिमे अनाउंस भी नहीं किया गया था. एंड वन थिंग जो मैंने कॉन्स्टेंटली इसकी तारीफों में सुनी है वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग. मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि टावर ऑफ गॉड हैज अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग. सम पीपल से दैट इट्स ऑलमोस्ट ऑन द लेवल ऑफ वन पीस. और कई लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इट्स इवन बेटर देन वन पीस. अब हाँ, मुझे पता है कि इंसान को अपना ओपिनियन सुनी सुनाई बातों पर फॉर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मेजोरिटी कह रही है तो गलत भी नहीं होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन सोसाइटी दैट वी लिव इन, मेजोरिटी कैन नेवर बी रॉन्ग. I love this opening from the first episode. एंड नहीं, मैं इस बार ओपनिंग सॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस पूरे सीक्वेंस की जो हमें इस सीरीज के एंड गोल से इंट्रोड्यूस करवाता है. यू नो, जब आप ये सीन देख रहे होते हो और आपके दिमाग के पिछले हिस्से में ये थॉट प्रोसेसिंग चल रही होती है कि ये इस सीरीज का एंड गोल है और ये सीरीज में ऑलरेडी इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो इतना जान लेने के बाद आपके अंदर इस एंड गोल के प्रति अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है. सीधे और साफ शब्दों में कहूं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. एंड यस, मैं भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं. उस टावर के टॉप पर जो कुछ भी है, इट बेटर बी समथिंग रियली गुड. तो कहानी की शुरुआत होती है दो लोगों से, एक लड़का और एक लड़की. यस, नहीं, ये एडम और ईव वाली स्टोरी नहीं है और यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं होता है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये लड़की उसे छोड़कर चले जाती है बिकॉज पता नहीं. टावर ऑफ गॉड की पूरी कहानी इस एक टावर के अंदर ही घूमती है और जितना कुछ भी मैं इसकी मानवा के बारे में जानता हूँ उसके अनुसार यस,
पूरी की पूरी कहानी। इस इतनी बड़ी ग्रैंड स्केल स्टोरी की शुरुआत इस टावर के अंदर ही होती है और मे भी शायद खत्म भी इस टावर के अंदर ही होगी। सो अकॉर्डिंग टू द मोनोलॉग इन द वेरी फर्स्ट एपिसोड, टावर के शिखर तक पहुंचने वाला इंसान प्रीटी मच कुछ भी हासिल कर सकता है। बट जो एक चीज जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस पूरे मोनोलॉग में इज द लास्ट लाइन, यू कैन बिकम अ गॉड। नहीं भाई, बहुत बड़ा ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं, तू जमा। मैंने अक्सर देखा है कि काफी लोग इस मानवा का कंपैरिजन वन पीस के साथ करते हैं एंड आई कैन सी व्हाई। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वन पीस की कॉपी या फिर ऐसा कुछ है, एंड अगर होगी भी तो मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो पढ़ी ही नहीं। एनीवेज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका जो प्रेमिस है वो काफी हद तक वन पीस से मिलता जुलता है। एंड मिलने जुलने से मेरा मतलब ये है कि ये सिर्फ सिमिलर फीलिंग्स देता है। वन पीस में पूरी दुनिया भर के पायरेट्स गोल्ड डी रॉजर का खजाना ढूंढने निकले हैं, जो कि कहानी के अंदर सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एंड दूसरी तरफ टावर ऑफ गॉड में हर कोई टावर के शिखर पर पहुंचना चाहता है, विच इज ऑल्सो मिस्ट्री है। एंड दैट्स इट। So that was the similarity between One Piece and Tower of God, at least for me। मुझे पता है कि कोई मानवा रीडर ज्यादा बेटर सिमिलैरिटीज ड्रॉ कर पाएगा, लेकिन जितना मैंने एनीमे देखा है मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन सिमिलैरिटीज का सिलसिला यहाँ पर खत्म नहीं होता है। लोग इस टावर पर चढ़ना चाहते हैं एंड रेचल और राहेल, जो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसके नाम की, वो बाम को छोड़कर चली जाती है बिकॉज उसे भी टावर पर चढ़ना होता है। पता नहीं ऐसा क्या है उस टावर के ऊपर। पर अब ऐसा भी नहीं है कि ये टावर लावारिस है और कोई भी आकर बस यहाँ पर चढ़ सकता है। नहीं, एक पूरी टावर एसोसिएशन है जो इस टावर की देख रेख करती है और साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि कौन है जो इस टावर पर चढ़ सकता है और कौन है जो नहीं चढ़ सकता है, जिसके लिए वो एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं। एंड दैट्स वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल Anyways, this exam arc, so far I am enjoying it. Specifically episode 4. भाई साहब क्या मूवमेंट था वो एंड में। एग्जाम्स के अंदर होने वाला हर कंपटीशन और उसके रूल्स बहुत ही खूबसूरती के साथ कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने पर भी मजबूर कर देते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे कैरेक्टर्स मल्टीपल गेम्स खेल चुके हैं अपने आप को साबित करने के लिए, एंड हर नया गेम पिछले वाले से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है एंड एट द सेम टाइम वो एक काफी सुंदर पैटर्न क्रिएट करता हुआ चलता है। लाइक सबसे पहला गेम जहाँ ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स टावर पर चढ़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या वो किसी को अजीवित कर सकते हैं। एंड देन यू हैव द सेकंड टेस्ट अबाउट स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, और फिर उसके बाद तीसरा टेस्ट अबाउट मेंटल कैपेसिटी, एंड देन फाइनली यू हैव द फोर्थ टेस्ट जहां ये देखा जाता है कि क्या ये लोग मिलजुल कर टीम वर्क में काम कर सकते हैं। एंड फिर ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद ही शुरू की जाती है इनकी ट्रेनिंग। अब हाँ, मुझे पता है अगर मैं इस पूरे आर्क के नेचर और प्लॉट एडवांसमेंट की बात करूं तो वो काफी ज्यादा सिमिलर लगता है हंटर हंटर से। लाइक वन पीस वाली सिमिलैरिटी तो कुछ भी नहीं है। इस पूरी स्टोरी का जो प्रोग्रेस करने का तरीका है वो हंटर हंटर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये बात काफी ज्यादा पसंद है। ये हंटर हंटर की कॉपी नहीं है, ये उससे इंस्पायर्ड है। इसका मतलब है कि इसमें काफी सारी चीजें हंटर हंटर से ली गई हैं, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट और प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल नया है। एंड मुझे ये पसंद है क्योंकि इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो हंटर हंटर ही वापस आ गया हो। वेल, हंटर हंटर के साथ इसकी सिमिलैरिटीज और भी ज्यादा अपेरेंट लगने लगेगी अगर मैं बात करूंगा कैरेक्टर्स की। तो अभी भी काफी सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इवन तो मुझसे ये कहा गया है कि इसमें जो कैरेक्टर्स मैं अभी देख रहा हूँ वो स्टोरी में काफी आगे तक रेलेवेंट रहते हैं, एंड वो मैं देख भी सकता हूँ। पिछले कुछ एपिसोड्स में जैसे मानो सारा फोकस हर कैरेक्टर में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, जो कि ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो कुडोस टू दैट। हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर्स अभी भी ऐसे हैं जिनका नाम मुझे अभी तक नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को स्किप करना चाहूंगा। सो फर्स्ट ऑफ बाम एंड रेचल और राहेल। सो बाम और 25th बाम इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब मुझे ये नहीं पता कि उसे 25th क्यों कहा जाता है, एंड मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी के 24 बाम किधर हैं। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि बाम को बाम क्यों नहीं कहा जाता। सो एक बड़ी ही इडियोटिक सी मिस्टेक ली गई है ट्रांसलेशन के दौरान। उन्होंने लिटरली कैरेक्टर के नाम को ट्रांसलेट कर दिया है। सो बाम एक कोरियन वर्ड है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है नाइट, एंड जापानीज में जो नाइट के लिए वर्ड है वो है योरू, और यही उसे एनिमे में भी कहा जा रहा है, योरू। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कान बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर कुछ खराब है तो वो है इनकी आर्टिस्टिक चॉइस। सो बाम एंड राहेल के बारे में बोलने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज इस शो में मिस्ट्री बहुत ज्यादा है, एंड सर्टनली ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ये भी उस मिस्ट्री का ही हिस्सा हैं। बाम को अपना अगला पिछला कुछ भी याद नहीं है, उसे सिर्फ वही चीजें याद है जो
राहेल ने उसे सिखाई है। बट सडनली एक दिन राहेल भी उसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसे टावर पर चढ़ना है। अब क्यों चढ़ना है ये हमें नहीं पता, राहेल के मोटिव्स भी मिस्ट्री है। तो जब राहेल टावर के अंदर चली जाती है तब उसके पीछे पीछे बाम भी दौड़ा चला आता है एंड वहां पर जाकर वो मिलता है हमारी सीरीज की रेस्ट ऑफ द कास्ट से, विच इज सर्टनली वेरी बिग। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि एट द फर्स्ट ग्लैंस आप किसी भी कैरेक्टर का चेहरा देखकर उसे जज करने लगते हैं कि हाँ ये इस तरह का कैरेक्टर है। बट जैसे जैसे आप शो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जजमेंट और भी ज्यादा गलत साबित होती जाएगी, बिकॉज अनलाइक मैनी अदर शोनन्स इसमें आप कैरेक्टर्स का चेहरा देखकर नहीं बता सकते कि वो किस तरह का इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, इस महिला को पहली बार देखकर मुझे ऐसा लगा था जैसे ये सिर्फ कॉमेडी पर्पस के लिए है, बट लेटर टर्न्स आउट कि शी इज एक्चुअली अ किलर और वो कई लोगों का कत्ल कर चुकी है। ऑन द फ्लिप साइड यू हैव हार्ड्स द स्वॉर्ड्समैन, जिसे पहली दफा देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत ही वन डिमेंशनल ओवर पावर्ड स्वॉर्ड्समैन है, बट वो एक्चुअली टीम वर्क में बिलीव करता है और समय आने पर अपने टीम मेट्स को डिफेंड भी करता है। सो द नेक्स्ट इज एंड्रोसी। माशाल्लाह थोड़ी सी कॉकी है बट अच्छी है। And also I really liked the character of that examiner और रैंकर, क्या नाम था उसका, लेरोरो। Short tempered but pure in heart and wears a specific suit. शिबिसु का कैरेक्टर लेओरियो से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है एंड देयर आर ओनली टू डिफरेंसेस आई कैन थिंक ऑफ। द फर्स्ट इज ऑब्वियसली कि एक ट्रैक सूट पहनता है तो दूसरा ऑफिस सूट पहनता है, बट मेरे ख्याल से वो चीज भी डिफरेंस कम सिमिलैरिटी ज्यादा है। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में शिबिसु लेओरियो के मुकाबले थोड़ा कम शॉर्ट टेम्पर्ड है। लेओरियो एक्चुअली गोज हिज वे आउट पिकिंग ऑन पीपल एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाई आई लव लेओरियो। मुझे पता है कि 100 में से 90% लोग ये पूरा का पूरा शो सिर्फ खून के लिए ही देख रहे हैं, बिकॉज राइट एट द मोमेंट खून ने मानो जैसे इस पूरी आर्क को डोमिनेट कर रखा है। वो स्ट्रेटेजीज बनाता है, गेम्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है और टेक्निकली वो रूल्स ब्रेक तो नहीं करता बट उन्हें पूरी तरह से फॉलो भी नहीं करता एंड दैट मेक्स हिज कैरेक्टर स्टैंड आउट अमॉन्ग एवरीवन। अब काफी लोगों का ये भी कहना है कि खून का जो कैरेक्टर है वो किलुआ से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है, जिस पर मैं पूरी तरह से अग्री नहीं करता। हाँ, दोनों की स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर है, दोनों ही खतरनाक फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों को ही एंजाइटी इश्यूज है और दोनों ही लोगों पर ज्यादा जल्दी भरोसा नहीं करते। बट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स दे आर बोथ वेरी डिफरेंट। किलुआ बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो कभी भी माइंड गेम्स नहीं खेलता। बेसिकली किलुआ अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तभी करता है जब उसे उसकी जरूरत हो। ऑन दी अदर हैंड खून प्लॉट सेटअप करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है एंड ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक अहेड ऑफ एवरीवन, व्हिच मेक्स हिम वेरी डिफरेंट देन किलुआ बट आल्सो मेक्स हिम वेरी सिमिलर टू कुरापिका। टावर ऑफ गॉड इज फिल्ड विद मिस्ट्रीज एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। हर एपिसोड के एंड में आपको लगता है कि इस शो में इनफ मिस्ट्रीज है, देन अगला एपिसोड आता है और फिर वो और भी चीजें ऐड कर देता है, फ्रॉम द मिस्ट्री ऑफ द टावर टू द कैरेक्टर्स टू द पावर सिस्टम एंड पता नहीं क्या क्या। इस स्टोरी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इज दैट इट हैज अ लॉट टू ऑफर, बट what does the adaptation has to offer सिवाय केविन पेकिस के आउटस्टैंडिंग साउंड ट्रैक के? तो दुनिया भर के जाने माने ऑब्जेक्टिव ओपिनियन वाले भगवान लेवल के यूट्यूबर्स ऑलरेडी इस एनिमे को बेतहाशा क्रिटिसाइज कर चुके हैं। वाइल मैं उनके साथ पूरी तरह से अग्री नहीं करता, लेकिन मैं किसी चीज को शुगर कोट भी नहीं करने वाला। तो फर्स्ट, इसकी एनिमेशन डेफिनेटली डीमन स्लेयर लेवल की तो नहीं है, लेकिन जैसी भी है ठीक है, वो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में एनिमेशन और साउंड डिजाइन काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। ऑन दी अदर हैंड एडिटिंग और साउंड ट्रैक इसकी कुछ मेजर स्ट्रेंथ्स में से एक है। बट लेट्स गेट सीरियस, इस एडेप्टेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रश करने की। पिछले कुछ एपिसोड्स में कुछ मेजर रेवलेशंस और कैरेक्टर मूवमेंट्स क्रिएट हुए हैं जो कि मुझे लगता है कि उतने इम्पैक्टफुल नहीं रहे जितना उन्हें होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, खून और बाम का ये मूवमेंट जहाँ पर खून बाम के लिए कुछ कहता है विच इज सपोज टू मेक द ऑडियंस इमोशनल, बट इंस्टेड मुझे वो हजम नहीं हुआ, बिकॉज मेरी नजर में अभी खून और बाम को मिले हुए ज्यादा समय हुआ नहीं है, तो अभी उनकी फ्रेंडशिप को इस पॉइंट तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी ये मूवमेंट एपिसोड 5 में ही क्रिएट हो गया, बिकॉज टावर ऑफ गॉड के एपिसोड 5 ने अडेप्ट किया था मानवा के चैप्टर 25 को, और न जाने चैप्टर 25 के साथ और कितने सारे चैप्टर्स एक ही एपिसोड में घुसाए गए हैं। और ये चीज सिर्फ एपिसोड 5 में ही नहीं बल्कि हर एपिसोड में की गई है और आगे आने वाले एपिसोड्स में भी की जाएगी। तो मेरा सजेशन है कि अगर आपको एनीमे देखना है तो देख लो एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन अगर एक लॉयल फैन की तरह इस स्टोरी को पूरी तरह से जानना है तो मानवा पढ़ो चैप्टर 1 से, बिकॉज ये अडेप्टेशन ना सिर्फ चीजों को रश कर रही है बल्कि काफी सारी नेसेसरी चीजें स्किप भी कर रही है।
So the final verdict of this unnecessarily long ass video is that read the manhwa.